आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स से अध्याय 2 है यहाँ पे मात्रक और मापन। तो इसमें हम लोग NCERT बुक से VVI नोट्स देखने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 2 है मात्रक एवं मापन, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट भी आपको इसमें मिलेंगे। किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ यानी कि मानक से इस राशि की तुलना करना है। यह संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। ठीक है, आगे का है यहाँ पे मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। आगे है यहाँ पे भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ पे है मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अब से कुछ समय पूर्व यानी कि पहले तक ऐसी 3 प्रणालियाँ यानी कि CGS प्रणाली, FPS या ब्रिटिश प्रणाली एवं MKS प्रणाली प्रमुखता से प्रयोग में लाई जाती थी। आगे है इन प्रणालियों में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक क्रमशः इस प्रकार हैं। ध्यान देंगे आप लोग। CGS प्रणाली में सेंटीमीटर, ग्राम एवं सेकेंड। देखिए अगर आपसे कोई भी वर्ड गलत हो जाए तो आप लोग एक बार ऐसे करके गलत कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि इसको पूरा इस तरह से एकदम भर देना है। ठीक है, ऐसे ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा तो इस पर नज़र पड़ेगा और आपका नंबर काट लेगा। ठीक है, आगे है FPS प्रणाली में फुट, पाउंड एवं सेकेंड आता है और MKS प्रणाली में मीटर, किलोग्राम एवं सेकेंड आता है। ठीक है, आगे है आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल डी यूनिट्स है जो फ्रेंच भाषा में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहना है। ठीक है, आगे है इसे संकेताक्षर में SI लिखा जाता है। किसे? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को। आगे है SI प्रतीकों, मात्रकों और उनके संकेताक्षरों की योजना अंतर्राष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो यानी कि BIPM द्वारा 1971 में विकसित की गई थी एवं नवंबर 2018 में आयोजित माप तोल के महासम्मेलन में संशोधित की गई। यह योजना अब वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु अनुमोदित की गई। ओके, आगे है यहाँ पे समतलीय कोण का मात्रक रेडियन है। ध्यान देंगे जो समतलीय कोण है उसका मात्रक क्या होता है? तो उसका मात्रक रेडियन होता है जिसका प्रतीक RAD है एवं घन कोण का मात्रक अस्टेरेडियन है। ध्यान देंगे घन कोण का मात्रक क्या है? तो अस्टेरेडियन है जिसका प्रतीक SR है। ठीक है, और ध्यान देंगे यहाँ पे ये दोनों हैं विमा विहीन राशियां हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ टेबल आता है SI मूल राशियों एवं उनके मात्रक। ये आपको याद कर लेना है, एक तरह से माइंड में सेट कर लेना है। देखिए मूल राशि है, नाम है, प्रतीक है। ठीक है, तो लंबाई का नाम क्या हो जाएगा? तो मीटर और प्रतीक M। द्रव्यमान का नाम क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम और यहाँ पे KG हो जाएगा। ठीक है, फिर समय हो जाएगा तो समय का क्या हो जाएगा? तो सेकेंड हो जाएगा। मतलब कि प्रति क्या हो जाएगा? तो S हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर का A हो जाएगा और ऊष्मा गतिक ताप का हो जाएगा केल्विन और इसका K हो जाएगा। ठीक है, आगे पदार्थ की मात्रा का मोल और संकेत में से M और L लिखेंगे और ज्योति तीव्रता है तो इसका हो जाएगा कैंडेला यानी कि CD। पॉइंट आता है बहुत बड़ी दूरियां जैसे किसी ग्रह अथवा तारे की पृथ्वी से दूरी
प्रत्यक्ष रूप से किसी मीटर पैमाने की सहायता से ज्ञात नहीं की जा सकती। ऐसी दशाओं में महत्वपूर्ण विधि, जिसे लंबन विधि कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। आगे है, दो प्रेक्षण बिंदुओं ए एवं बी के बीच की दूरी को आधारक कहा जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का परिसर 4000 एंगस्ट्राम से 7000 एंगस्ट्राम है, यानी कि 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10 मीटर। अतः प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी इससे छोटे आकार के कणों का विभेदन नहीं कर सकता। आगे है, अति सूक्ष्म कणों जैसे परमाणुओं, अब परमाणु कणों आदि के लघु द्रव्यमानों के मापन के लिए हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक समान विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों के प्रक्षेप पथ की त्रिज्या उस कण के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। बात करते हैं समय की, तो मापन हेतु समय का परमाणुवीय मानक प्रयोग करते हैं, जो सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है। यही राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी, जिसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं, का आधार है। ऐसे मानक अनेक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है। ठीक है, आइए अब आगे की ओर चलते हैं। मापन है जो समस्त प्रायोगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मूल आधार है, और किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन के परिणामों में कुछ न कुछ अनिश्चितता, यानी कि कोई छोटा बड़ा कोई ऊंचा नीचा रहती है, और यह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। ओके, आगे यहाँ पे हम दो तकनीकी शब्दों यथार्थता और परिशुद्धता में प्रभेद करेंगे, एक तरह से अंतर करेंगे। तो यथार्थता किसे कहते हैं और परिशुद्धता किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। तो यथार्थता में हो जाएगा यहाँ पे, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताता है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है, यथार्थता कहलाता है। और परिशुद्धता की बात करें तो परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। ठीक है, आगे है, सामान्यतः मापन में आए त्रुटियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए है क्रमबद्ध त्रुटियां और बी में है यादृच्छिक त्रुटियां। बात करते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां की, तो क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जो किसी एक दिशा धनात्मक या फिर ऋणात्मक में प्रवृत्त होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती है। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे यादृच्छिक त्रुटियां। तो मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं, और इसलिए ये चिन्ह और परिमाण में यादृच्छिक हैं। और तीसरा आता है अल्पतमांक त्रुटि। किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक या मापित मान उसके अल्पतमांक तक ही सही होता है। ठीक है, अल्पतमांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है जो मापक यंत्र के विभेदन से संबंध होती है। ठीक है, आगे का पॉइंट है, राशि के व्यष्टिगत और वास्तविक माप के बीच के अंतर के परिणाम को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, आगे है, निरपेक्ष त्रुटि के स्थान पर हम प्रायः आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि, जिसे इस साइन से डिनोट करते हैं, का प्रयोग करते हैं। आपेक्षिक त्रुटि मापित राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी कि डेल्टा ए माध्य एवं इसके माध्य मान ए माध्य का अनुपात है। ठीक है, आगे है, जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। जब दो राशियों को गुणा या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिमाण में आपेक्षिक त्रुटि उन गुणकों अथवा भाजकों में आपेक्षिक त्रुटियों का योग होती है। ठीक है, अब नियम है यहाँ पे, किसी भौतिक राशि जिस पर के घात चढ़ाई गई है कि आपेक्षिक त्रुटि उस व्यष्टिगत राशि की आपेक्षिक त्रुटि की के गुनी होती है।
आगे है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो सार्थक अंक देखिए विश्वसनीय अंकों और पहले अनिश्चित अंक को संख्या के सार्थक अंक माना जाता है। ठीक है, अब आगे है किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती। यहाँ पे देखिए कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पे है सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। और आगे है यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं दो शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे यदि कोई संख्या एक से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होते। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 0.00 है ये अंक के, ये पहले 3 जीरो है तो ये सभी सार्थक अंक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सार्थक अंक नहीं होते। तो इसमें अधोरेखांकित शून्य सार्थक अंक नहीं है। यहाँ पे आप लोग शून्य देख रहे हैं, ये सभी सार्थक अंक नहीं है। ओके, आगे आता है यहाँ पे ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जिसमें दशमलव अंक नहीं है, अतः 123 मीटर इज इक्वल टू यहाँ पे 12,300 है ना, तो ये जो दो शून्य है इतना सेंटीमीटर, तो ये भी सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, ये भी सार्थक अंक तीनों नहीं है। मिलीमीटर में 3 ही सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 3 सार्थक अंक है। ठीक है, संख्या में अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं है। तथापि आप अगले प्रेक्षण पर भी ध्यान दे सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जो आप 1 2 3 देख रहे हैं यही तीनों आपका क्या हो गया, सार्थक अंक। ठीक है, ये शून्य सार्थक अंक यहाँ पे नहीं होगा। आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो कि अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। संख्या 3.500 या 0.06900 में 4 सार्थक अंक हैं कि इससे उतना वैल्यू नहीं दिया गया है। 6900 ये सभी 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, अब नियम यहाँ पे दिया गया है। सार्थक अंकों के निर्धारण में इस प्रकार की संदिग्धता को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि प्रत्येक माप को वैज्ञानिक संकेत यानी कि 10 की घातों के रूप में प्रयुक्त किया जाए। ठीक है, आगे यहाँ पे एक से बड़ी बिना दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं है। आगे है दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक हैं। नियम है यहाँ पे संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने कि सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। फिर से आगे का पॉइंट आता है संख्याओं में संकलन अथवा व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक देने चाहिए जितने कि संकलित या व्यवकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। ठीक है, आगे है यहाँ पे किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे नोट है, ध्यान दीजिए किसी राशि को गुरु कोष्ठक यानी कि इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बना हुआ है। इसे क्या कहते हैं, तो गुरु कोष्ठक से घेरने का यह अर्थ है कि हम उस राशि की बीमा पर विचार कर रहे हैं। इसके आगे हम लोग इसी के बारे में प्रयोग करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो इस प्रकार लंबाई की बीमा L और इसमें गुरु कोष्ठक लगा हुआ है, विद्युत धारा की A और ऊष्मा गतिकीय ताप की K और ज्योति तीव्रता की CD और पदार्थ की मात्रा की मोल है। ठीक है, आगे यहाँ पे आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है, L गुना L बराबर हो जाएगा
गुरु कोष्ठक के अंदर L के पावर Q इक्वल टू L के पावर Q, ठीक है। क्योंकि आयतन द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यह कहा जाता है कि आयतन में द्रव्यमान की शून्य विमा यानी कि m पर 0, समय की शून्य विमा t पर 0 तथा लंबाई की 3 विमा यानी कि L के पावर 3 है, ठीक है। आगे है यहाँ पे बल को द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण इक्वल टू द्रव्यमान गुणे लंबाई या समय स्क्वायर, ठीक है। आगे है बल की विमाएं एम एल या टी स्क्वायर है इक्वल टू एम एल टी स्क्वायर है, ठीक है। अतः बल में द्रव्यमान की एक लंबाई की और एक समय की दो विमाएं हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे लंबाई या समय की विमाएं एल या टी या एल टी के पावर -1 है, ठीक है। आगे यहाँ पे किसी दी हुई भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। जैसे में आयतन का विमीय सूत्र m0 L3 T0, ठीक है। और वेग या चाल का तो m0 L t-1 है। और आगे है इसी प्रकार त्वरण का विमीय सूत्र m0 L t-2। और द्रव्यमान यहाँ पे घनत्व छूट गया था, इसलिए हम ऊपर लिख दिए द्रव्यमान घनत्व का विमीय सूत्र ml-3 T0 है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है विमीय समीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं आयतन जिसे v से सूचित किया जाता है और चाल को u से और बल को F से और द्रव्यमान घनत्व को P की विमीय समीकरण को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं v इक्वल टू m0 L3 T0 और u है m0 L t-1 और f है mLt², ठीक है। और t-2 भी आप लोग बोल सकते हैं। f इक्वल टू mLt-2 और p है mL-3T0, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोट दिया गया है बल को वेग के साथ संकलित या ऊष्मागतिक ताप में से विद्युत धारा को व्यवकलित नहीं किया जा सकता। इस सरल सिद्धांत को विमाओं की समघातता सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आगे का यहाँ पे है और इसकी सहायता से किसी समीकरण की संशुद्धि की जांच कर सकते हैं। नोट में यहाँ पे कुछ दिया गया है, यह बात भी हमें स्पष्ट करनी चाहिए कि यदि कोई समीकरण संगति परीक्षण में असफल हो जाती है तो वह गलत सिद्ध हो जाती है, परंतु यदि वह परीक्षण में सफल हो जाती है तो इससे वह सही सिद्ध नहीं हो जाती। इस प्रकार कोई विमीय रूप से सही समीकरण आवश्यक रूप से यथार्थ सही समीकरण नहीं होती, जबकि विमीय रूप से गलत या असंगत समीकरण गलत होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये एक नोट्स था, ठीक है। NCERT बुक से नोट्स था, जितना भी सभी पेज था उसमें चैप्टर में सेकेंड चैप्टर में, तो उससे हम नोट्स कुछ बनाए थे तो वही आपको शेयर कर दिए। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी आई नोट्स और क्वेश्चन आंसर देखना है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। या फिर आपको चैनल के यहाँ पे आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।